नाजरीन आदाब। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इस तालीमी नशिस्त में मैं डॉक्टर प्रिया हसन आपका खैर मकदम करती हूँ। आज हम बीएससी साल दुव्वम से फ़िज़िक्स के मौजू डायफ्रैक्शन पर बात करेंगे। इसके पहली वाली नशिस्त में हमने रोशनी या लाइट को समझने की कोशिश की थी। हमने ये समझा कि लाइट एक लहर या वेव है। जो रोशनी को हम अपनी आँखों से देखते हैं उसका वेवलेंथ लगभग 5 × 10⁻⁷ मीटर्स है। आम जिंदगी में जहाँ पैमाने वेवलेंथ से बहुत बड़े हैं, हमें लाइट लहर के जैसे नहीं लगती है, बल्कि ज़र्रे या पार्टिकल की तरह लगती है जो सीधी लकीर पे चलती है। तो जब हम कहते हैं कि रोशनी सीधी लकीर पे चलती है, तो ये सिर्फ एक अप्रॉक्सीमेशन है, क्योंकि हम बड़े स्केल्स में देखते हैं। अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमारे स्केल्स छोटे हो जाते हैं और हमें रोशनी का वेव नेचर दिखता है। आपको याद होगा कि हमने इंटरफेरेंस के बारे में बात की थी। इंटरफेरेंस दो लहरों की जोड़ या सुपरपोजिशन को कहते हैं, जिसकी वजह से उनके जमा में शिद्दत या इंटेंसिटी मुख्तलिफ होती है, जिसे हम तदाखिल का नमूना या इंटरफेरेंस पैटर्न या फ्रिंज कहते हैं। मुस्तकिल पायदार या स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न पाने के लिए ज़रूरी है कि हम मोनोक्रोमैटिक और कोहेरेंट सोर्सेस का इस्तेमाल करें। डायफ्रैक्शन इंटरफेरेंस की एक किस्म है। इंटरफेरेंस में दो सोर्सेस इस्तेमाल होते हैं, जिसका जोड़ या सुपरपोजिशन होता है। डायफ्रैक्शन में एक ही वेव फ्रंट के हिस्से से निकलने वाली लहरें में सुपरपोजिशन होता है। ये हिस्से या तो स्लिट या ऑब्स्टिकल को रखने से बनते हैं। बुनियादी तौर पे इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन के बीच में फ़र्क नहीं है, दोनों फिनोमेना एक ही है। डायफ्रैक्शन की एक मिसाल देखिए। बचपन में आपने ज़रूर ये खेल खेला होगा। उंगली और अंगूठे के दरमियान फासला कम करते जाए और दूर किसी चीज़ को देखे, इस तरह से। अगर आप किसी रोशन चीज़ को देख रहे हो, जैसा कि बल्ब, तो आपको ये दिखाई देगा कि जब उंगली और अंगूठे के बीच का फासला कम होता है, तब उंगलियां जुड़ी हुई नज़र आती है, जब आपको मालूम है कि वो जुड़ी हुई नहीं है। और उसके पहले कि एक दूसरे के साथ लगे, आपको दिखेगा कि ये जुड़ चुकी है। इसकी वजह क्या है? जब रोशनी ये स्लिट से पास होती है तो उस वेव फ्रंट के अलग अलग हिस्सों से सेकेंडरी वेव फ्रंट्स निकलते हैं। अगर हमारे स्लिट का विड्थ a है तो ऊपर और नीचे के वेव्स के बीच में ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस a sin थीटा होगा। जहाँ जहाँ ये पाथ डिफरेंस n टाइम्स लैम्डा होता है, वहाँ ब्राइट पॉइंट बनता है, और जहाँ n + ½ लैम्डा है तो डार्क पॉइंट बनता है। जिस जगह में हम रोशनी की उम्मीद करते हैं, हमें अंधेरा दिखता है, और जहाँ अंधेरा वहाँ रोशनी, और हमें लगता है कि रोशनी मुड़ गई। इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को डायफ्रैक्शन कहते हैं।
ये होता है जब लाइट पास होती है स्मॉल अपर्चर्स और शार्प एजेस। अगर आप उसकी धार के करीब देखेंगे तो रोशनी डायफ्रैक्ट होके आपके आँख में आती है। ये देखना उतना आसान नहीं, लेकिन अगर आप 2 छुरियाँ ले और उनको साथ साथ रखें तो उनके बीच में आपको डायफ्रैक्शन का पैटर्न दिखाई देगा उनकी धारों से। ये भी इसलिए होता है कि रोशनी एक लहर है। अगर रोशनी सीधी लकीर पे चलती तो ऐसा नहीं होता था। हाइगन्स की वेव थ्योरी के मुताबिक वेव फ्रंट का हर नुक्ता सेकेंडरी लाइट सोर्स है, और अगर हम इस वेव फ्रंट के अलग नुक्तों को रोशनी के मंबे समझेंगे तो उनके बीच इंटरफेरेंस होता, जिससे हम डायफ्रैक्शन कहते हैं। तो जैसे मैंने कहा, बुनियादी तौर पे इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन के बीच में फ़र्क नहीं है, दोनों फिनोमेना एक ही है। पर जब हम इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन के पैटर्न्स देखते हैं तो उनमें क्लियर डिफरेंसेस या फ़र्क दिखते हैं। जैसा कि तदाखल का नमूना या इंटरफेरेंस पैटर्न के मैक्सिमा इक्वल ब्राइटनेस और मिनिमा इक्वल डार्कनेस के होते हैं, ये उसकी निशानी है। पर इंकिसार का नमूना या डायफ्रैक्शन पैटर्न के मैक्सिमा इक्वल ब्राइटनेस के नहीं हैं और मिनिमा भी इक्वल ब्राइटनेस के नहीं होते हैं, ये उसकी निशानी है। इंटरफेरेंस पैटर्न्स के फ्रिंजेस या विड्थ भी सेम होते हैं, पर डायफ्रैक्शन पैटर्न के फ्रिंजेस का विड्थ हमेशा सेम नहीं होता है। इसलिए ये 2 फिनोमेना को अलग नाम दिए गए हैं, पर आप उसकी सिमिलैरिटीज़ भी देख सकते हैं। आइए देखेंगे कि किस तरह जब रोशनी स्लिट पर पड़ती है तो हमें क्या दिखाई देता है। फिगर में आप देखते हैं कि रोशनी के मंबे से पैरेलल वेव फ्रंट निकलता है और स्लिट का साइज a है। स्क्रीन का डिस्टेंस कैपिटल D है। हम देखना चाहते हैं कि स्क्रीन के पॉइंट P पर क्या होगा। क्या यहाँ रोशनी होगी कि अंधेरा? हम अपने स्लिट के m हिस्से करेंगे तो एक हिस्सा a डिवाइडेड बाय m साइज का होगा। अब ऊपर वाले हिस्से से नॉर्मल गिराइए एंगल थीटा पे। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस होगा a बाय m साइन थीटा और मैक्सिमा के कंडीशंस होंगे a बाय m साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा और मिनिमा के कंडीशंस होंगे a बाय m साइन थीटा इज इक्वल टू n प्लस हाफ लैम्डा, जहाँ n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 या कोई भी इंटीजर। और डायफ्रैक्शन का पैटर्न दिखता है जिसमें सेंट्रल मैक्सिमा है और उसे सिमेट्रिकल और मैक्सिमा है जो है n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 एक्सेट्रा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू m इंटू n लैम्डा बाय a और थीटा होगा साइन इनवर्स m n लैम्डा बाय a। m n इंटीजर्स है और लैम्डा बाय a से मालूम होगा कि थीटा क्या है। फिगर में देखिए कि tan थीटा जो लगभग थीटा है इज इक्वल टू y बाय d, जहाँ y है पहले वाला मैक्सिमा n इज इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू 0 का फासला। अगर a बहुत बड़ा है तो थीटा बहुत छोटा होगा और y भी छोटा होगा। जैसे अगर लैम्डा 5 इंटू 10⁻⁷ मीटर्स है और स्लिट साइज
1 मीटर है तो a बाय लैम्डा होगा 1/5 × 10⁻7 मीटर्स और हमें डायफ्रैक्शन का पैटर्न नहीं दिखाई देगा। इसलिए जब रोशनी खिड़की से आती है हमें कोई डायफ्रैक्शन पैटर्न नहीं दिखता। इसके अलावा मुस्तकिल या स्टेडी पैटर्न की शर्तें मोनोक्रोमैटिक और कोहेरेंट लाइट भी पूरी नहीं होती। आइए इसकी एक मिसाल देखेंगे। लाइट जिसका वेवलेंथ 5890 एंगस्ट्रॉम्स है पास होता है एक स्लिट से जिसका साइज 3.4 माइक्रॉन्स है। हमें पता करना है कि फर्स्ट और सेकंड ब्राइट फ्रिंज के दरमियान कौन सा एंगल है। फॉर्मूला तो हमें मालूम है, sin थीटा इज इक्वल टू mn लैम्डा बाय a और थीटा होगा sin इनवर्स mn lambda by a. mn is equal to 1 and for second fringe mn is equal to 2. तो थीटा होगा sin inverse 1 into 5890 एंगस्ट्रॉम्स by 3.4 माइक्रॉन्स। अब हम याद करेंगे कि एक एंगस्ट्रॉम is equal to 10⁻⁻10 मीटर्स और एक माइक्रोन is equal to 10⁻⁻6 मीटर्स। थीटा होगा sin इनवर्स 1 into 5890 into 10⁻⁻10 by 3.4 into 10⁻⁻6 which is equal to 9.975 degrees. तो थीटा 1 is equal to 9.975 degrees. थीटा 2 होगा sin इनवर्स 2 into 5890 into 10⁻⁻10 by 3.4 into 10⁻⁻6 which is equal to 20.27 degrees. और दोनों के बीच का एंगल थीटा 2 minus थीटा 1 will equal to 20.27 minus 9.975 which is equal to 10.297 डिग्रीज। अब आप देख सकते हैं कि जब रोशनी स्लिट से जाती है तो अलग अलग एंगल्स पे रोशनी होगी और अलग एंगल्स पे अंधेरा। अगर अपर्चर गोल है तो हमें ऐसा पैटर्न दिखाई देता है जो स्क्रीन पर है। तो इस तरह से हमने देखा है कि रोशनी के मंबे से रोशनी फैल जाती है। ये हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि चूंकि लाइट एक वेव है तो हम उसका सही मुकाम जान नहीं सकते। सेंट्रल स्पॉट का साइज होता है 1.22 लैम्डा बाई डी, जहाँ लैम्डा वेवलेंथ है और कैपिटल डी डायमीटर ऑफ अपर्चर है। आमतौर पर तजुर्बों में कैपिटल डी को अपर्चर के तौर पर लिया जाता है। इसी से जुड़ा है रेजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट। अगर हम किसी रोशनी के दो मंबे देख रहे हैं और उनको अलग देखना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि उनके सेंट्रल मैक्सिमा अलग दिखे, तो हमें डी बड़ा करना ज़रूरी है और इसीलिए हम टेलीस्कोप्स बनाते हैं ताकि हम बारीकी से चीज़ों को देख सकें। पर डायफ्रैक्शन की वजह से वो 1.22 लैम्डा बाई डी से फैल जाती है। अगर दोनों के बीच का एंगल इससे बड़ा है तो हमें 2 दिखाई देगा। अगर दोनों के बीच का एंगल इससे कम है तो हमें दोनों एक ही दिखाई देंगे, क्योंकि हमारा दिमाग ये दोनों को जोड़ देती है। इसी को हम रेजोल्यूशन कहते हैं, यानी कि हम कितनी बारीकी से डिटेल्स देख सकते हैं और इसी वजह से हम बनाते हैं टेलीस्कोप्स। टेलीस्कोप्स इसलिए भी बनते हैं कि हम ज़्यादा रोशनी जमा कर सके, जिसे हम लाइट गैदरिंग पावर कहते हैं। तो जब रोशनी टेलीस्कोप पे पड़ती है तो डायफ्रैक्शन होता है और 1.22 लैम्डा बाई डी का सेंट्रल डिस्क बनता है
जिसे एरीज डिस्क कहते हैं। यहाँ d लेंस का डायामीटर है। ये डायामीटर जितना बड़ा होगा ये टेलीस्कोप ज़्यादा लाइट गैदर करेगी, यानी फेंट सोर्सेस या दूर की चीज़ें देखेंगी और रेजोल्यूशन के साथ उसके डिटेल्स देख सकेंगे, क्योंकि डायफ्रैक्शन कम होंगी। और अगर लैम्डा कम होगा तो रेजोल्यूशन बेहतर होगा, क्योंकि लाइट ज़्यादा पार्टिकल और कम वेव नेचर एग्जिबिट करेगी। अब हम बात करेंगे डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स का, और हम देख सकते हैं कि किस तरह से डायफ्रैक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है डायफ्रैक्शन को कंट्रोल करके। ये है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, जो कांच से बना है, जिस पे बारीक सी सीधी लकीरें या स्लिट्स होती है। n नंबर ऑफ स्लिट्स पे यूनिट लेंथ है और d इज इक्वल टू 1/n को ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं, जो है 2 स्लिट्स की दूरी। मिसाल के तौर पे देखिए डायफ्रैक्शन पैटर्न जो बनता है एक ग्रेटिंग का, जिसमें कैपिटल N इज इक्वल टू 5। हम यहाँ देख सकते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी मैक्सिमा है। प्रिंसिपल मैक्सिमा हम देखते हैं जब d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, जहाँ n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एक्सेट्रा। ये है लेज़र सोर्स और ये है ग्रेटिंग, जिससे हमने स्टैंड पे रखा है। अब देखिए लेज़र स्क्रीन पे एक ही नुक्ता दिखाई देता है। अब देखिए अगर हम ये लेज़र लाइट को ग्रेटिंग से पास करेंगे तो क्या होगा? हमें डायफ्रैक्शन का पैटर्न दिखता है। यहाँ प्राइमरी मैक्सिमा देखते हैं और वो भी 3 या 4। तो आप देखते हैं कि बीच का नुक्ता सबसे ब्राइट है, सबसे तेज़ है, जो है n इक्वल टू 0। इसके बाजू है नुक्ते n इक्वल टू 1, 2, 3 एक्सेट्रा, जो सिमेट्रिकली लोकेटेड है। अगर हम ये नुक्तों के बीच के डिस्टेंस y को मेजर करेंगे, से फ्रॉम n इक्वल टू 0 टू n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 0 टू n इक्वल टू 2, और मेजर करेंगे हमारे स्क्रीन का डिस्टेंस कैपिटल D, तो हमें मिलता है कि tan थीटा इज इक्वल टू y बाई d, और हम थीटा मालूम कर सकते हैं। हमें मालूम है कि d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। d है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स। ये ग्रेटिंग का n है 2500 लाइन्स पर इंच, जहाँ 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर्स है। तो d इज इक्वल टू 2.54 डिवाइडेड बाय 2500। अब इसे फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू d साइन थीटा डिवाइडेड बाय n। तो इस तरह से हम अपने लेज़र बीम का वेवलेंथ पता कर सकते हैं इस तजुर्बे से। आइए एक और तजुर्बा देखेंगे जिसमें ग्रेटिंग्स इस्तेमाल होते हैं। हमारे पास है मर्क्यूरी वेपर लैंप, जो देती है वाइट लाइट। हमें मालूम है कि वाइट लाइट में कई रंग शामिल हैं। विबग्योर, V for violet, I for indigo, B for blue, G for green, yellow Y, O for orange, R for red। अब हमारे पास है स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर्स के पार्ट्स है प्रिज्म टेबल या ग्रेटिंग स्टैंड, कॉलीमेटर और आईपीस। स्लिट एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, हाइट और विड्थ। हमारे पास है एक और डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, जिसका n इज इक्वल टू 15,000 लाइन्स पर
इंच। जब लाइट ग्रेटिंग से पास होती है तो डायफ्रैक्शन होता है। कंडीशन है d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। चूँकि वाइट लाइट में सभी रंग शामिल है तो अलग अलग थीटा पे अलग अलग लैम्डा का मैक्सिमा बनेगा। तो इस तरह से ग्रेटिंग वाइट लाइट को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट करती है, जिस तरह प्रिज्म स्पेक्ट्रम देती है। ये इसलिए होती है कि स्पेक्ट्रम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ डिपेंडेंट है, तो अलग वेवलेंथ्स अलग एंगल्स पे रिफ्रैक्ट होती है और हमें खूबसूरत स्पेक्ट्रम दिखता है। ये केस में अलग वेवलेंथ्स का मैक्सिमा अलग एंगल्स पर है, तो ऐसे उसे अलग कर सकते हैं। तो अगर हम कोई वेवलेंथ डिपेंडेंट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं तो वाइट लाइट को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट करते हैं और इसी से ग्रेटिंग्स की काफ़ी एप्लीकेशंस है। इसी को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। अब d हमें मालूम है। अगर हम थीटा का पता लगाएंगे तो हम लैम्डा को कैलकुलेट कर सकते हैं और इसी के लिए इस्तेमाल होता है स्पेक्ट्रोमीटर। ये देखिए, स्पेक्ट्रोमीटर को इस तरह से मूव कर सकते हैं। सेंट्रल मैक्सिमम फॉर n इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0, सभी कलर्स के लिए एक ही पॉइंट यानी सेंटर पे आएगा। इसी से सिमेट्रिकल स्पेक्ट्रम बनते हैं फॉर n इक्वल टू 1, 2, 3 एक्सेट्रा, जिसे हम स्पेक्ट्रल ऑर्डर्स कहते हैं। इस तजुर्बे में हम सिर्फ n इक्वल टू 1 के स्पेक्ट्रम का ऑर्डर इस्तेमाल करेंगे। स्पेक्ट्रोमीटर्स के सेटिंग्स पहले करने हैं ताकि स्लिट लंबा और बारीक हो। प्रिज्म टेबल या ग्रेटिंग स्टैंड कॉलीमेटर से परपेंडिकुलर हो, जिससे हम स्लिट को देख सकते हों। और फिर हम देखते हैं n इक्वल टू 1 ऑर्डर स्पेक्ट्रम को आई पीस से। स्पेक्ट्रोमीटर में 2 सर्कुलर स्केल्स होते हैं जिससे हम एंगल्स को मेजर कर सकते हैं। इसमें है मेन स्केल और वर्नियर स्केल डिविजन्स। मेन स्केल का सबसे छोटा डिवीजन हाफ अ डिग्री है, यानी 30 आर्क मिनट्स, और वर्नियर स्केल में 30 डिविजन्स है। तो लीस्ट काउंट होता है मेन स्केल डिविजन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन्स, which is equal to 30 divided by 30, which is equal to 1 arc minute. इसका मतलब ये है कि 1 आर्क मिनट तक के एंगल्स को हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं स्पेक्ट्रोमीटर के साथ। ये इस्तेमाल करके हम थीटा मेजर करेंगे, ऑब्जर्व करते हुए n इक्वल टू 1 को लेफ्ट और राइट के तरफ से, और फिर इसे फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे जहाँ d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, और उससे हम लैम्डा का पता करेंगे। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स कुदरत भी बनाती है और वो है क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स में एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयॉन्स एक ही रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं, जिसे हम लैटिस कहते हैं। ये लैटिस में डिस्टेंसेस फिक्स्ड होते हैं, एंगल्स भी फिक्स्ड होते हैं, यानी कि लाइट या रोशनी एक ही तरह से पास होता है, और इसी से बनता है एक कुदरती नेचुरल 3 डायमेंशनल लैटिस या डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। इसी का इस्तेमाल किया ब्रैग ने क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी करने। फिगर में देखिए, हम फिर का इस्तेमाल करते हैं
d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा को, लेकिन यहाँ d इज इक्वल टू a, जहाँ a एटम्स के बीच का डिस्टेंस है जिसे लैटिस कांस्टेंट कहते हैं। अब हम इस्तेमाल करेंगे रोशनी के ऐसे मंबे को जिसका हम लैम्डा जानते हैं, तो हम a मालूम कर सकते हैं। तो इस तरह से क्रिस्टल स्ट्रक्चर को समझने के लिए इस्तेमाल हुआ डायफ्रैक्शन। आज हमने देखा कि डायफ्रैक्शन इंटरफेरेंस की एक किस्म है जिसमें वेव फ्रंट के अलग हिस्सों में सुपरपोजिशन होने से पैटर्न बनता है। डायफ्रैक्शन का इस्तेमाल टेलीस्कोप्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रिस्टल स्ट्रक्चर और कई चीज़ों में होता है। मज़ीद जानकारी के लिए आप ये किताबों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।